मैं सुजीत दुबे बोल रहा हूँ। आज मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूँ और साइंस में पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे। तो साइंस के 3 विभाग हैं, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो ये वाला जो पार्ट है अपना वो आपका आता है रासायनिक विज्ञान में, दैट मीन्स केमिस्ट्री में आता है। तो ये वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ओके, दिस इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ चैप्टर। ये आपका क्या है, चैप्टर 1 है, जो कि आपकी किताब में से एनसीईआरटी बुक में से लिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो आप लोगों ने सुना होगा भौतिक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु अपनी मूल स्थिति से फिर से पुनः वापिस आ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आपका यह डेफिनेशन है जिसमें क्या कहा गया है, ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकती है तथा पदार्थ का मूल गुणधर्म बदलता नहीं है, जिसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि पानी से बर्फ जो बनता है, तो पानी से जो बर्फ बनता है यानी जल से जो बर्फ का बनना है वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। बट कैसे? अब हमने क्या बनाया, हमने बनाया जल से बर्फ। हमने जल से बर्फ बनाया, तो जल से बर्फ का बनना एक तरह का भौतिक परिवर्तन है, एक तरह का भौतिक परिवर्तन है। लेकिन कैसे, इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अब जल से बर्फ तो बन गया, अब बर्फ से जल बनता है कि नहीं? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जल से जब बर्फ बनता है तो बर्फ से भी जल बन जाता है। इस कारण से ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, यानी ये अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है तथा उसका जो मूल गुणधर्म है वो बदलता नहीं है। यानी पानी का स्वाद जो भी होगा, मीठा होगा, जो भी होगा, नमकीन तो होने वाला है नहीं, ये आपको सबको पता है। तो यहाँ पे जो जल का स्वाद था, बर्फ रहेगा तो भी वही स्वाद रहेगा इसका। तो इसलिए हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन में आता है। अब कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि कपड़े को सिलना, कागज का फटना, कपड़े को फोल्ड करना, मोड़ना। कपड़े तो हम लोग मोड़ के रखते ही हैं, क्योंकि जब भी हम उसको आयरन करते हैं यानी इस्त्री करते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कपड़े को मोड़कर यानी फोल्ड करके रखते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, आपका भौतिक परिवर्तन में आता है। एक्चुअली ये 9th क्लास की बात है, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर में अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो हम इसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। ओके, नेक्स्ट। ये एग्जाम्पल हमने आपको बताया। अब अगला आपका आता है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाती तथा पदार्थ का गुणधर्म मूल अवस्था से बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, जो मूल अवस्था रहेगा उससे क्या होगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, उसको कहते हैं केमिकल चेंज। एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा, एग्जाम्पल यहाँ पे सारे हैं आपके। पहला, दूध से दही का बनना। ओके, तो दूध से दही का बनना। अब दूध से जब दही बनता है तो क्या दही से दूध बनता है? दही से दूध बनते हुए आपने देखा है कभी?
नेवर। आपका आंसर होगा यस सर, नहीं देखा है। तो दूध से दही तो बन जाता है, पर दही से दूध बनने वाला नहीं है, यानी मूल अवस्था में वापस नहीं आ पा रहा है, इसलिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। पहला कंडीशन फॉलो हो गया कि मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाता है। दूसरा कंडीशन क्या है भाई, कि मूल अवस्था से इसका जो गुणधर्म रहेगा बिल्कुल अलग रहेगा। अब दूध हमारा कैसा था, मीठा टाइप का था, स्वीट होता है लगभग, ठीक है। और दही कैसा होता है, सॉर होता है, दैट मीन्स खट्टा होता है। अब दोनों का स्वाद क्या है, बिल्कुल अलग है, दोनों का गुणधर्म भी बिल्कुल अलग अलग है। इस कारण से दूध से दही बनने की प्रक्रिया में ये कौन सा आएगा चेंज, रासायनिक परिवर्तन आएगा। और जहां जहां रासायनिक परिवर्तन होते हैं वहां वहां आपकी रासायनिक अपक्रिया होती है, और उस हर एक रासायनिक अपक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाते हैं। दिस इज द बेसिक थिंग, यही हमारे क्या है, बेसिक चीज है। माने कि जहां जहां रासायनिक परिवर्तन होगा वहां वहां रासायनिक अपक्रिया होगी, और उस हर एक रासायनिक अपक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण में लिख सकते हैं। दैट इज द मेन बेसिक थिंग। भोजन का पचना, दूसरा क्या आपका, भोजन का पचना, डाइजेशन ऑफ फूड। अब हम लोग खाने को जब पचा देते हैं, अब भोजन आपका है, भोजन बनने के बाद छोटे छोटे कणों में आ जाता है, छोटे छोटे कणों में ये विभक्त हो जाता है। पच गया खाना हमारा, पेट में हमने डाला, तो सीखेंगे हम लोग चैप्टर 6 में है कि जब भोजन हमारा पेट में जाता है तो वहाँ पे एसिड निकलता है। एसिड क्या करता है, भोजन को पचाता है, छोटे छोटे कणों में बांट देता है। तो क्या खाना पचने के बाद फिर से भोजन बन पाता है, शायद नहीं, है ना। आपके लिए होगा शायद नहीं, बट यहाँ पे कंफर्म है कि अगर ये छोटे छोटे कणों में बढ़ गया तो फिर से वो भोजन बनता नहीं है। यानी कि खाना अगर हमने जो भोजन लिया वो अगर छोटे छोटे कणों में बढ़ गया तो फिर से वो, यानी पका हुआ भोजन फिर से कच्चा बनने वाला नहीं है। अब ये पका हुआ भोजन है, हमने जब खा लिया तो पका हुआ भोजन है, यानी पच गया वो, और फिर से भोजन बनने वाला यानी कच्चा वाला भोजन बनने वाला नहीं है। आम का पकना, फल का पकना, कोई भी फल होगा उसका पकना। फल जब पकता है तो क्या फल पकने के बाद फिर से कच्ची अवस्था में आ पाता है, जैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, जो भी फल हैं, जो भी सब्जियां हैं, वो एक बार पक जाती है जब, तो फिर पकने के बाद फिर से अपनी पुरानी अवस्था में आती नहीं है। तो ये हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण होगा, रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, तभी ये परिवर्तन होता है। दैट्स ऑल। किसी भी वस्तु का जलना, अब कोई भी वस्तु जल रही है, कोई भी वस्तु हो, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, अगर वो जलेगी तो कोई न कोई गैस निकालेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो भी हमारा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में ही आता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज द रासायनिक अपक्रिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्या है आपका, रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है जिसे संकेतों के रूप में निरूपित किया जाता है। रासायनिक अपक्रिया क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन ही है। दूसरे भाषा में हम ये कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु में चेंज हो जाती है। रासायनिक अपक्रिया एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु में परिवर्तित हो जाती है, उसे कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। जैसे आपका हमने अभी पीछे देखा, रासायनिक परिवर्तन में जो भी चीजें हुई थी वो सारे के सारे रासायनिक अपक्रिया में आते हैं। जैसे क्या, अब जैसे आपका रासायनिक अपक्रिया में आ सकता, अब मैग्नीशियम को ले लीजिए आप, हमने क्या लिया भाई, हमने लिया मैग्नीशियम को, जिसका संकेत होता है Mg, और उसको हमने ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करवाया। अपक्रिया क्या करवाया, हमने ऑक्सीजन के साथ उसको जलने दिया। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलने दिया तो हमारा बन के आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारे क्या बन के आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये हमारा क्या है, एक प्रकार की रासायनिक अपक्रिया है। रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं,
इसमें ये पहला पदार्थ है, ये वाला दूसरा पदार्थ है, और बन के क्या आता है, ये तीसरा पदार्थ। तो रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो हमारा किस में आता है, रासायनिक अपक्रिया में आता है। अब यहाँ पे जो पदार्थ मिल रहा है, दैट मीन्स ये आपका जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है अभिकारक। अभिकारक का मतलब होता है अपक्रिया करने वाला, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिएक्टेंट। अब यहाँ पे इस अपक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिला हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक, और बन के क्या आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं उत्पाद। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रोडक्ट। दैट्स इट। तो यानी कहने का मतलब ये कि कोई भी अगर रासायनिक अपक्रिया होगी तो उस रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं और रासायनिक अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस रासायनिक अपक्रिया में रासायनिक परिवर्तन हुआ है, ये जो बन के आया मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर से मैग्नीशियम नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा राख बन जाता है, ऐश जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। अब ये राख, हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वस्तु राख बन जाती है तो राख से पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वो नहीं आ पाती। जैसे आप लकड़ी को जलाते हैं जब, तो लकड़ी जब जल जाती है तो वो फिर से अपनी पुरानी अवस्था में यानी लकड़ी के रूप में, कच्ची लकड़ी के रूप में वापस नहीं आ पाती। इसलिए क्या हमारा रासायनिक अपक्रिया हुआ है, यानी रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जैसे आपका एग्जाम्पल इसमें है, दिया गया है कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपके बुक में क्रियाकलाप 1.1 में है, एक्टिविटी 1.1 में ये आपका दिया गया है, जैसे हमने आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ये गर्म करने की साइन से हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। उस अपक्रिया में ये भी बताया गया है कि इसमें हम लोग रेगमाल से इसको साफ करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि रेगमाल से आखिरकार हम मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। ये एक्टिविटी 1.1 में बुक का है। तो रेगमाल से क्यों साफ करते हैं, तो इसका आंसर ये आता है कि मैग्नीशियम में कुछ पदार्थ लगे होते हैं, जंग टाइप के समथिंग लगे होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए, उस जंग को, उस गंदगी को दूर करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, रेगमाल से साफ किया जाता है, जिससे क्या हो, मैग्नीशियम आसानी से जल सके और क्या बनाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना उसको अगर संकेतों के रूप में लिखा जाएगा तो मैग्नीशियम यानी होता है Mg और प्लस ऑक्सीजन का होता है O2, ये ऑक्सीजन का संकेत है, बन के क्या आता है MgO, ये इसका सांकेतिक स्वरूप है। अभी इसको बैलेंस करना बाकी है, ये हम लोग अगले सेक्शन पढ़ेंगे, मतलब इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे हम लोग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द रासायनिक अपक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी रासायनिक अपक्रिया होती है उनमें मोस्ट ऑफ 4 तरह के परिवर्तन होते हैं। इस स्लाइड में हम लोग यही वाला पढ़ेंगे, देखते हैं। पहला, अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। पहला क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी अगर ठोस रहेगा तो द्रव बन सकता है, जरूर नहीं कि बनेगा ही, बन सकता है। द्रव रहेगा तो गैस बन सकता है, गैस रहेगा तो ठोस बन सकता है, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे किसी भी रासायनिक अपक्रिया के दौरान। नाउ नेक्स्ट इज द गैस का उत्सर्जन। तो जो भी रासायनिक अपक्रिया होती है उसके दौरान कोई न कोई गैस बनती ही है, बन सकती है। तीसरा है रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। इसमें आएगा रिलीज ऑफ गैस।
तो चेंज इन कलर, कलर में बदलाव हो सकता है। अगर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल रहा है, उसमें रासायनिक अपक्रिया हो रही है, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, तो कलर में भी परिवर्तन हो सकता है। और लास्ट क्या है, तापमान में परिवर्तन। अगर रासायनिक अपक्रिया चल रही है तो लास्ट क्या है आपका, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तो रासायनिक अपक्रिया के दौरान ये 4 तरह के परिवर्तन होते हैं जो कि हमने यहाँ पे देखा। ओके, अवस्था में परिवर्तन, गैस में उत्सर्जन, रंग में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन। ये हमारा 4 तरह के परिवर्तन होने की संभावना हो सकती है। दैट्स इट। रासायनिक अपक्रिया, नेक्स्ट इज द रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक समीकरण, यह रासायनिक अपक्रिया का ही सांकेतिक स्वरूप होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण जो होता है वो जो भी रासायनिक अपक्रिया होती है उसी का सांकेतिक स्वरूप होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के आता है, तो इसका सांकेतिक स्वरूप होगा Mg+O2 एरो MgO। ये हमारा क्या है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया का सांकेतिक समीकरण है। दैट्स इट। जैसे आपका Mg+O2 एरो MgO। रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना, नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है, रासायनिक अपक्रिया का संतुलित समीकरण, यानी रासायनिक अपक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न स्टेप्स होते हैं। पहला, सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संकेतों के रूप में दर्शाते हैं, यानी अगर शब्दों के रूप में दिया गया होगा तो उसको हम क्या करेंगे, संकेतों के रूप में दर्शाएंगे, तथा प्रत्येक यौगिक को बॉक्स के अंदर लिखना चाहेंगे हम लोग। किसके अंदर, बॉक्स के अंदर लिखना चाहेंगे। सेकंड इज द, रासायनिक समीकरण के बाएं तथा दाएं पक्ष में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या लिखी होनी चाहिए। तीसरा स्टेप यह है, अंतिम में, लास्ट स्टेप है, अंतिम में हमें पहले धातु को यानी मेटल्स को, फिर ऑक्सीजन को या फिर हाइड्रोजन को, दोनों में से किसी एक को, और फिर फाइनली लास्ट में हम अन्य तत्व को संतुलित कर सकते हैं। ये हमारा किसी भी समीकरण को संतुलित करने का नियम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को अथवा समीकरण को हम लोग संकेतों के रूप में लिखेंगे, फिर उसके बाद उसको बॉक्स के अंदर दर्शाएंगे। उसके बाद बाएं पक्ष में तथा दाएं पक्ष में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को लिखेंगे। एंड देन फाइनली हम क्या करेंगे, सबसे पहले धातु को संतुलित करेंगे, यानी लेफ्ट में राइट में धातु की संख्या बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट में राइट में ऑक्सीजन की संख्या बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट में राइट में हाइड्रोजन की संख्या बराबर होनी चाहिए, तथा लेफ्ट में राइट में अन्य तत्व जो भी बाकी रहेंगे उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब ये उदाहरण के लिए आपका है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो स्टेप फर्स्ट, यहां पे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा शब्दों के रूप में, ये जो समीकरण है आपका शब्दों के रूप में दिखाया गया है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको संकेतों के रूप में लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम का क्या संकेत होता है Mg, ऑक्सीजन का क्या संकेत होता है O2, तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड का संकेत होता है MgO। तो सबसे पहले हम इसको संकेतों के रूप में दर्शाएंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे, तत्व में LHS तथा RHS चीजों को लिखेंगे। जैसे Mg है, लेफ्ट में भी 1 है और राइट में भी 1 है इसकी संख्या। O को देखेंगे तो लेफ्ट में 2 है और राइट में क्या है, 1 है। ठीक है, हमने Mg को देखा, उसकी संख्या लिखा लेफ्ट और राइट दोनों में। O को देखा, यानी ऑक्सीजन है ये लेफ्ट में 2 है और राइट में कितना है, 1 है, उसको हमने लिख दिया। थर्ड स्टेप, तो अब हम पहले क्या करेंगे, मेटल को संतुलित करेंगे। तो मेटल हमारा क्या है, Mg। Mg हमारा यहाँ पे बैलेंस है, क्योंकि लेफ्ट में भी Mg 1 है, राइट में भी Mg 1 है, तो मेटल हमारा क्या है, ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। मेटल यानी धातु, धातु हमारे क्या है, पहले से ही संतुलित अवस्था में है। देन हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या अलग अलग है, लेफ्ट में 2 है, राइट में 1 है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा,
हमें यहाँ पे O है तो हमें यहाँ पे 2 का गुणा करना होगा, यानी राइट में हमें क्या करना होगा, 2 का गुणा करना होगा। 2 का जब गुणा करेंगे तो 2 mg तो हो गया, 2 mg हो गया और 2 O भी हो गया। 2 का जब गुणा करेंगे तो वो गुणा mg में भी होगा और O में भी होगा। mg तो हमारा 2 हो गया, उसके साथ ही साथ O यानी ऑक्सीजन भी हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन तो 2 हो गया, वो तो बैलेंस हो गया। अब mg यहाँ पे 2 है, यहाँ पे mg एक ही था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग 2 का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली बैलेंस्ड हो जाएगा। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगले सेशन में करेंगे। तो सेकंड एग्जांपल है आपका, फॉर एग्जांपल F आयरन प्लस जल एरो आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग यहाँ पे संकेतों के रूप में लिखेंगे। तो आयरन का संकेत Fe, जल का संकेत H2O, बन के आया आयरन ऑक्साइड यानी Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन H2। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हमें इसे बॉक्स के रूप में देना है। हमने बताया था ये आपका बॉक्स के रूप में लिखा जाएगा, तो बॉक्स के रूप में लिख दीजिए यहाँ पे Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग तत्व के बारे में लिखेंगे। आखिरकार तत्व कितने कितने हैं, तत्व LHS और RHS। तत्व कौन कौन सा है, Fe है, H है और O है। तो लेफ्ट में 1 है यहाँ पे Fe, राइट में यहाँ पे 3 है। H की संख्या देखेंगे तो H हमारा 2 है और राइट में कितना है, 2 है। फिर उसके बाद O को देखा जाएगा तो O हमारा यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हमारा राइट में कितना है, 4 है, 4 है। तो इस तरह से अब हम इसको बैलेंस करना चाहेंगे। तो स्टेप 4 हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, Fe यानी आयरन को बैलेंस करना होगा। ओके चलो लिखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आयरन 3 है, आयरन का जल के साथ अपक्रिया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, आयरन को 3 से गुणा कर देंगे। तो आयरन क्या होगा हमारा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या हो गया, आपका बराबर हो गया। अब आगे देखना है, आगे हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन कितना है। हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है, वो तो ऑलरेडी क्या है, बराबर है। ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है, 1 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का गुणा कर सकते हैं। 4 का गुणा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। ओके, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह ऑक्सीजन जो है हमारा 4-4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या गड़बड़ होगी, क्योंकि हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हुआ और यहाँ पे जो है आपका 2 रह गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फाइनली 4 का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन को, एंड फाइनली जो भी अन्य बचेगा उसको हम लोग संतुलित करते हैं। ओके, थैंक यू।